लंबी गर्दन वाली गरीब स्कूल स्टूडेंट। साहब 10 रुपए में जूता पॉलिश होती है, तनिक 5 रुपए और दे दीजिए। अच्छा, मुझसे जूता पॉलिश करने के लिए भी लूटेगा? तुम गरीब लोगों की यही तो परेशानी है। अमीरों को देखा नहीं कि लूटने लगते हैं। जो करना है कर लो, मैं तुम्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। साहब ऐसा मत कीजिए, बड़ी मुश्किल से 5 रुपए 10 रुपए कमाते हैं हम दिन भर में साहब। बबलू अपने जूते साफ करने के पैसे मांग रहा था, लेकिन अमीरजादा राजेश लात मार कर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, हम गरीब लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? आरती बिटिया कहाँ चली गई? वो देखो, पता नहीं रोज रोज स्कूल की खिड़की से क्या देखती है। बबलू अपनी 5 साल की बेटी आरती के पास जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 अच्छे 2, 2 चौका 8। अरे बिटिया, इधर तुम क्या कर रही हो? पिताजी, मैं पढ़ रही थी। अभी ये वाली मैडम जानवरों के नाम सिखा रही थी मुझे, वो भी याद हो गए हैं। मैं भी कभी स्कूल जाना चाहती हूँ अंदर, बाकी बच्चों के साथ मुझे भी पढ़ना है। हमारी बच्ची का स्कूल जाने का कितना मन करता है। तू पढ़ना चाहती है ई स्कूल माँ? हाँ पिताजी। ठीक है, हम पैसे इकट्ठे करके तेरा स्कूल में दाखिला जरूर करवाएंगे। ये बल्ले बल्ले बल्ले। बेचारा बबलू बहुत गरीब था। घर के 2 वक्त का खाना निकालने के लिए भी उसे जूझना पड़ता था। वो मोची का काम करता था, इसीलिए उसकी पत्नी भी दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोंछे का काम करती थी। 2 महीने बाद दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कैसे करके दाखिला दिलवा देते हैं, जहाँ वो 4 साल बहुत अच्छे से पढ़ती है। शिक्षा में हमेशा सबसे अव्वल नंबर पर आती है। अरे वाह आरती बेटा, तुम तो हमेशा अच्छे नंबर से हर सब्जेक्ट में पास होती हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने जरूर तुम्हारे 2 ट्यूशन लगाए होंगे, है ना? नहीं मैडम, मैं तो खुद ही पढ़ लेती हूँ। माँ बाबूजी पर और पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरा दाखिला कराया है। कोई बात नहीं, सब बच्चों को तुम्हारी तरह ही मेहनती होना चाहिए। बिना ट्यूशन के भी फर्स्ट आए हो सकते हैं। नालायक बच्चे, सीखो कुछ तुम आरती से। इस तरह आरती की हर टीचर तारीफ करती थी। ये बात वो घर जाकर अपने माता पिता को बताती है। अरे वाह, इस बार भी हमारी बेटी अव्वल दर्जे से पास हुई है। देखना आरती के बापूजी, बड़े होकर ये हमारा नाम बहुत रोशन करेगी। वो तो है, उसमें कोनो शक नहीं है हमका। आज तो हम हमारी गुड़िया के लिए दूध की खीर जरूर बनावत हैं और अपन हाथ से खिलाई बा। ठीक बा अम्मा। फिर सरोज अपनी बेटी के लिए खीर बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। फिर कुछ दिन बाद 5वीं कक्षा में आरती के स्कूल में एक नई पूर्णिमा नाम की टीचर आती है, जो कि बहुत खड़ूस थी और आरती की क्लास टीचर थी। वो क्लास में एंटर करती है कि शोर मचाते हुए बच्चे एकदम से शांत हो जाते हैं। क्या हो रहा है ये सब? क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह तुम चिल्ला रहे थे? सारी क्लास से आवाज आ रही थी। चलो, अब मैं आ गई, अब मेरे सामने चिल्लाकर दिखाओ। कम ऑन, अब आंखें क्या फाड़ रहे हो? सॉरी मैम, अब नहीं करेंगे। क्या सॉरी? तुम सब बच्चों को मैंने शोर मचाते हुए देखा है। तो सारे बच्चे खड़े हो जाओ और अपने हाथ भी स्ट्रेट कर लो। किसी के मुड़े ना, वरना मैं तोड़ दूंगी अच्छे से। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब से मैं तुम्हारी न्यू क्लास टीचर हूँ और मुझसे बच के रहना। कोई भी शैतानी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे यार, मैं तो शोर भी नहीं कर रही थी, चुपचाप पढ़ रही थी। और शेफाली, तू भी तो। तभी मैम ने सबको सजा दी थी। ये बेंच पर क्या बातें चल रही हैं आरती? दिखाई नहीं देता मैं सामने हूँ और बातें कर रही हो? बाहर निकल कर चल, मुर्गा बन जा। मैम सॉरी। सॉरी बॉरी नहीं सुनना मुझे। जाकर दोनों लड़कियां मुर्गा बनो क्लास के बाहर। पहले दिन ही पूर्णिमा बच्चों को डांट देती है और 2 घंटे बाद आरती को भी क्लास में वापस बुला लेती है। कुछ दिन बीतते हैं, पूर्णिमा गुस्सा करना बिल्कुल नहीं छोड़ती है। जरा सी बात पर बच्चों को मारती थी। अरे तुम यहाँ आओ, आगे आओ। बहुत दिन से देख रही हूँ, ऐसे फटे पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म में कौन आता है? कल से मुझे तुम्हारी ये यूनिफॉर्म पुरानी वाली दिखी तो क्लास में पढ़ने नहीं दूंगी। मैडम जी, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो मोची का काम करते हैं, उन पर पैसे नहीं हैं। और माँ दूसरों के घरों में सफाई का काम करती है, अभी पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूँ? दोबारा से मुझे तुम्हारी फटी हुई यूनिफॉर्म मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल से मुझे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ये कहकर पूर्णिमा उसे गेट पर खड़े रहने की सजा दे देती है। ये सब होता हुआ पियोन देख लेता है। तभी पूर्णिमा कहती है, अरे मेरी सारी बात सुन ली। अगर मेरी एक भी बात को इधर से उधर किया तो तेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ती है, स्कूल से बाहर निकाल दूंगी और दूसरी जगह एडमिशन भी नहीं दिलवा पाएगा, समझा? मैडम जी,
आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को स्कूल से मत निकालना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ये आपकी चाय। प्यून डर के मारे चाय रखकर चला जाता है। अगले दिन भी आरती फटी हुई ड्रेस में आती है तो पूर्णिमा उसे थप्पड़ मारकर बाहर खड़ा कर देती है। वो गरीब बच्चों के साथ अक्सर यही करती थी और अमीर बच्चों का टिफिन खोलकर खाना खा जाया करती थी। उस दिन आरती पूर्णिमा से बहुत डर गई थी। जब वो घर आती है तो सरोज उसे कांपता हुआ पाती है। हे भगवान, ये हमारी बच्ची इतनी कांप क्यों रही है और इतना बुखार कैसे हो गया है गुड़िया? माँ कल से हम स्कूल नहीं जाएंगे, ना जाएंगे। अरे ये क्या हो गया हमारी गुड़िया को? पहले तो कभी ऐसे नहीं करी, हमेशा स्कूल जाने की बात कर रहा था। बुखार की वजह से आरती 5 दिन बाद स्कूल आती है तो पूर्णिमा फिर उसे स्केल से हाथ पर मारती है। ए आरती, ना तो तूने अब तक अपनी यूनिफॉर्म बदलवाई है और इतने दिनों बाद क्यों आई है? पता नहीं है रोज स्कूल आते हैं, अपने आप को महारानी समझती है क्या? चल जाकर खड़ी हो जा। मैम, हमें बुखार हो गया था। एक्टिंग कर रही है मेरे सामने, अभी बताती हूँ। पूर्णिमा उसे फिर से थप्पड़ मारती है। बेचारी आरती रोती रहती है क्लास के बाहर। इस खड़ूस मैडम ने सारे बच्चे को डरा के रखा है। मन करता है इसकी चाय में जमाल घोटे की गोली मिलाकर दे दूं, फिर बच्चों से ज्यादा बोल नहीं पाएगी। यार, इन मैडम से बहुत डर लगता है। काश ये यहाँ से चली जाएं, हमारा खाना भी खा जाती है, मारती रहती हैं। हाँ यार, बेचारी आरती को रोज मारती है, सजा देती है। पूर्णिमा सुधरती नहीं है। अक्सर आरती को होमवर्क तो कभी गरीबी की वजह से सजा देती रहती। एक दिन स्कूल के ग्राउंड में वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वो जादुई पेड़ उसके रोने की आवाज सुनकर बोलता है, अरे तुम रो क्यों रही हो? चलो मेरी दोस्त बन जाओ, कभी रोने नहीं दूंगा मैं। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझसे मिलो, मैं हूँ जादुई पेड़। तुम रो रही थी तो मुझे चुप करवाने के लिए ही बोलना पड़ा। कहीं ये भूत तो नहीं? मुझे यहाँ से जाना होगा। आरती डर कर जैसे ही जाती है तो जादुई पेड़ अपनी डाल से उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। डरो मत, तुम रो रही, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी खड़ूस टीचर तुम्हें और स्कूल के बहुत सारे बच्चों को परेशान करती है। मेरे पास एक जादू है, तुम भी उसको ऐसे डराकर सबक सिखा सकती हो। क्या सच में? बताओ ना। ये देखो, ये मेरी जादुई पत्ती। जब तुम अपने मुंह में रखोगी तो तुम्हारी गर्दन जादू से लंबी हो जाएगी। इससे तुम अपनी टीचर को डराना। ठीक है, मैं करके देखती हूँ। आरती मुंह में जादुई पत्ती को रखते ही अपनी गर्दन लंबी पाती है और पेड़ को शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है। फिर मुंह से पत्ता निकालकर आरती वापस क्लास में चली जाती है। अरे इतनी देर से आरती तुम कहाँ गायब थी? स्कूल है ये, अब तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। अच्छा तो दो सजा। पूरी क्लास के सामने आरती मुंह में पत्ती रख लेती है और लंबी गर्दन में से पूर्णिमा को डराती है। पूर्णिमा की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी लंबी गर्दन, चुड़ैल हो तुम। मैम, आप इतना डर क्यों रही हो? क्या हुआ? मेरी लंबी गर्दन को ऐसे ही तो हूँ मैं। देखो देखो, हमें डराने वाली मैडम कितना डर रही है। अरे वाह, मजा आ गया। अब आरती बार बार अपनी लंबी गर्दन नागिन की तरह पूर्णिमा के सामने करती है, जिससे वो डर कर भाग जाती है। बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर पूर्णिमा जब बाहर अपनी स्कूटी स्टार्ट करके बैठती है तो गिर पड़ती है। क्या हुआ मैम, आपको मुझसे डर क्यों लग रहा है? मेरा हाथ पकड़ो और खड़ी हो जाओ। दूर हट मुझसे, तुम कोई चुड़ैल हो ना? क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ? मुझे डराओ मत, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। क्यों जाने दूं आपको? आपने तो कितने मासूम बच्चों को डराया, उनका खाना खाया और मुझे तो बहुत मारा है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? जब मुझे किसी भी मैडम ने फटी यूनिफॉर्म के लिए नहीं कहा तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब आपको पता चला ना कि डरना क्या होता है। आपकी वजह से आधे बच्चों ने स्कूल आना छोड़ दिया। ऐसे होती है टीचर। आरती बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब कभी बच्चों को नहीं मारूंगी और परेशान भी नहीं करूंगी, प्यार से पढ़ाऊंगी। अब अपनी ये डरावनी लंबी गर्दन पीछे कर लो, माफ कर दो आरती। ठीक है, फिर कभी आपने ऐसा किया तो मैं अपनी लंबी गर्दन से आपको जरूर परेशान करूंगी। इस तरह गरीब आरती लंबी गर्दन से खड़ूस टीचर को सबक सिखाती है, जिसके बाद वो बच्चों को प्यार से पढ़ाती है और सारे बच्चे खुशी खुशी पढ़ते हैं। कल मोही करम जली, जब देखो बीमारी का बहाना लगाकर आराम करने के लिए पड़ी ही रहती है। जल्दी जल्दी हाथ चला और इन बर्तनों को धो। माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आपके कहने पर मैं काम कर तो रही हूँ। जब भी मेरी तबीयत खराब होती है
आप मेरे ऊपर अत्याचार करने लगती हो। महिष्मती ये सुनते ही अपने हाथों से मनीषा का मुंह पकड़ लेती है और गुस्से से कहती है, तेरे माँ बाप ने तेरी शादी इस घर में करके बहुत बड़ा पाप किया है। अब जो हुआ है उसे भोगना तो पड़ेगा ही। हमने कहा था तेरे माँ बाप को कि दहेज दे दो, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। अब तुझे ये सब तो भोगना ही पड़ेगा। अपने हाथ से मनीषा का मुंह झटक कर महिष्मती वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी मनीषा रो रो कर बर्तन धोने लगती है। इसके बाद वो घर की साफ सफाई करती है और अपनी सास और पति के लिए खाना बनाती है। माँ जी, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, ये लीजिए, खा लीजिए। मनीषा से खाना लेते ही जैसे ही महिष्मती खाने का एक निवाला अपने मुंह में रखती है, वो उसी वक्त खाना अपने मुंह से निकाल कर प्लेट के साथ जमीन पर फेंक कर मारती है और तुरंत ही बेचारी मनीषा के बाल पकड़ लेती है। ये कैसा खाना बनाया है तूने? क्या तुझे खाना बनाना नहीं आता? अरे ना नमक है ना मिर्ची है, बिल्कुल उबला हुआ खाना लाकर दे दिया है। माँ जी, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश के साथ खाना अच्छा ही बनाया था, लेकिन खाना अच्छा क्यों नहीं बना मुझे समझ नहीं आया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे कोई काम ढंग से नहीं कर सकती? जा, चली जा मेरी आंखों के सामने से। महिष्मती ऐसा कहकर वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी उसका बेटा शराब के नशे में घर पर पहुंचता है। क्योंकि मैं शराबी, मेरा प्यो शराबी, मेरी माँ शराबी, मेरे रिश्तेदार शराबी। अरे बस 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 कर, क्या बकवास कर रहा है? इतनी शराब पीकर आया है तू घर पर? माँ, मैं शराब नहीं पीता, मुझे शराब पीती है। वैसे मेरी बाटली खत्म हो गई है माँ, मुझे थोड़े पैसे दे दो, मुझे शराब पीनी है। और पैसों का खजाना इस घर में मुझ पर नहीं, बल्कि तेरी पत्नी के पास है। अरे 1 रुपए भी नहीं देती है अपनी सिलाई का। क्या कहा माँ? 1 रुपए भी नहीं देती है? रुको तुम, अभी मैं सारे पैसे छीनता हूँ। रवि मनीषा से पैसे मांगता है। ला मनीषा, जितने भी तेरे पास पैसे हैं सारे पैसे मुझे दे दे। आधे पैसे मेरे, आधे पैसे मेरी माँ के। नहीं जी, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। इतना सुनते ही रवि उसके बाल पकड़ लेता है। अरे कुलटा, मुझसे झूठ बोल रही है? मैं तेरा पति हूँ, मुझे ला दिखा कहाँ पर है तेरे पैसे, कहाँ छुपा के रखे हैं तूने पैसे। मनीषा के बाल खींचने पर उसे बहुत दर्द होता है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आपको पता है ना, मेरे पेट में आपकी संतान पल रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो? कैसी संतान? कौन से संतान रे? मेरी कोई संतान नहीं है। पता नहीं किसका नाजायज बालक अपने पेट में लेकर घूम रही है। अब चुपचाप मुझे पैसे दे दे, वरना मैं तेरी वो हालत करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मनीषा बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके चलते वो चुपचाप अपनी सिलाई के पैसे लाकर रवि को दे देती है। कल मेरा चेकअप है, इस बच्चे के पिता होने के नाते मुझे कुछ पैसे तो दे दो। पैसे? कौन से पैसे? यहाँ तेरे लिए कोई पैसे नहीं है। ये पैसे तो हमारे हिस्से के हैं। इस घर में तुझे रहने दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, इसका कर्ज तो तुझे रोजाना चुकाना ही होगा ना। रवि ऐसा कहने के बाद अपनी बाटली उठाता है और वहां से चला जाता है। आधे पैसे अपने हाथ में लेकर महिष्मती भी बहुत खुश होती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। बेचारी मनीषा रोते हुए अपने घर के दुर्गा मंदिर में जाती है, जहां वो दुर्गा माता से कहती है, दुर्गा माँ, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए? किन कर्मों का फल मुझे आप इस जन्म में दे रही है? इतने अत्याचार तो किसी पर नहीं होते होंगे जितने मुझ पर हो रहे हैं। मैं कब तक ये सब झेलती रहूंगी अपनी जिंदगी में? मनीषा अपनी सास और अपने पति के अत्याचारों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो सारा दिन सिलाई करती, मेहनत करके पैसे कमाती और उन पैसों से वो घर का गुजारा करती थी। और उसका शराबी पति उसके पास जो भी पैसे होते उन्हें छीन कर ले जाता। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर उसकी सास उसे दुनिया भर के ताने देती और उसके ऊपर अत्याचार भी करती। एक दिन कपड़े सिलते सिलते बेचारी मनीषा को बहुत समय लग जाता है और वो सभी के लिए नाश्ता बनाना भूल जाती है। बताओ, अभी तक हमारे लिए नाश्ता तक नहीं बनाया।
इस काम चोर की काम चोरी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। माहिष्मती एक डंडा लेकर मनीषा के पास पहुंच जाती है। सबसे पहले वो डंडा उसकी कमर पर बहुत जोर से मारती है। आह, आह, महिष्मती के डंडा मारते ही बेचारी मनीषा के प्राण जैसे निकलने ही वाले होते हैं। महिष्मती मनीषा को बहुत मारती है और अपने डंडे से उसकी मशीन भी तोड़कर घर के बाहर फेंक देती है। बहुत हुआ तेरा। अब मैं तुझे इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी के अभी इस घर से निकल जा। महिष्मती मनीषा को घर से निकाल देती है, जिसके बाद बेचारी मनीषा रोते रोते वहां से चली जाती है। वो भूखी प्यासी चलती रहती है। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। पेट में दर्द हो रहा है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रुकूं? मेरे सर पर छत तक नहीं है। हे दुर्गा माँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। चलते चलते उसे एक झोपड़ी नजर आती है, जिसके अंदर वो चली जाती है। वह रहने की सुख सुविधाएं तो होती है, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं होता। तभी उसकी नजर झोपड़ी के अंदर रखी दुर्गा माता की मूर्ति पर पड़ती है। दुर्गा माँ, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? मेरी सास ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। मेरे सर पर छत तक नहीं है। मैं अभागन और कब तक दर दर की ठोकर खाऊंगी? मनीषा अपनी किस्मत को लेकर फूट फूट कर रो रही होती है कि तभी वहां पर दो गुंडे घुस जाते हैं और बेचारी मनीषा के साथ बहुत बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन मनीषा को बचाने तभी वहां पर 3 औरतें आती है और उन दोनों गुंडों को मार कर वहां से भगा देती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप तीनों ना होती तो पता नहीं मेरी इज्जत का क्या होता। तभी वो तीनों औरतें दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ के रूप में आ जाती हैं। हमारे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। आखिर तुम मेरी इतनी बड़ी भक्त जो हो। मुझे माफ करना मेरी बच्ची। तुम्हारे जीवन में बहुत संकट आए, लेकिन मनुष्य का जीवन इसी प्रकार बनाया गया है। उतार चढ़ाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख या कोई संकट नहीं आने वाले। हम तीनों तुम्हारी सभी दुख और संकट लेकर चले जाएंगे। तुम्हारे पेट में पल रहा ये बच्चा आने वाले कल में खुशहाल परिवार की तरह अपनी जिंदगी को जिएगा। हम तीनों मिलकर तुम्हें वरदान देती हैं कि अपने ही हुनर के चलते तुम अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाओगी। जो भी औरत तुम्हारे हाथों का बना कपड़ा पहनेगी, उसके सभी दुख संकट दूर हो जाएंगे। दुर्गा माँ, आप सभी का मुझे ये आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं साक्षात दुर्गा माँ और उनके रूप को देखूंगी। मनीषा के ये बोलते ही दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ बहुत खुश होती हैं और वहां से गायब हो जाती हैं। वहीं मनीषा को घर के बाहर एक मशीन दिखाई देती है। वो उस मशीन को साफ करती है और चलाती है, जिसके बाद वो उस मशीन के सहारे कपड़े दोबारा सिलना शुरू करती है। और देखते ही देखते लोगों को मनीषा के हाथों के कपड़े बेहद पसंद आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भी लोग बहुत ज्यादा संकट परेशानियों में होते हैं, मनीषा के हाथ के कपड़े पहनने के बाद उनके सभी संकट खत्म हो जाते हैं। आखिरकार मेरी दुर्गा माँ ने मेरे सारे संकट हर लिए। और सही कहा था दुर्गा माँ ने, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। आज मैं जो भी हूँ मेरी दुर्गा माँ के बदौलत हूँ। आज तो मैं उनके मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। मनीषा ऐसा सोचकर मंदिर पहुंच जाती है, जहां वो प्रसाद चढ़ाकर गरीबों में खाना बांटती है। तभी वहां उसे उसकी सास और पति मिलते हैं। माँ जी, आप यहाँ? आप दोनों की हालत ऐसे कैसे हुई? मैंने और मेरे बेटे ने जो अत्याचार तुझ पर किए, ये सब उन्हीं का रिजल्ट है बहू। हो सके तो हमें माफ कर देना बहू, हम तुझसे माफी मांगते हैं। उन दोनों की ये दशा मनीषा को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ अपने घर ले आती है। अब वो दोनों बहुत ज्यादा बदल चुके थे। बहुत ही जल्द रवि अच्छी खासी नौकरी पर लग जाता है, तो वही महिष्मती अपनी बहू मनीषा के साथ घर के सारे काम करवाती है। उसके गर्भवती होने के समय उसका बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद मनीषा को एक बेटा पैदा होता है। इसके बाद मनीषा अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है।